हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वाहंगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन परचेज करना है। और आज की जो क्लास होने वाली है वो बड़ी ही शानदार होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो आप लोगों के एग्जामिनेशंस का टाइम आ चुका है और हम एक पूरे चैप्टर को बिल्कुल ऐसे गर्दा उड़ा देंगे, रगड़ देंगे 30 मिनट के अंदर। बात समझ में आ रही है? और भैया किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके अंदर के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। पूरे 30 मिनट के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक कॉन्सेप्ट को आपकी खोपड़िया के अंदर फिट करने का। बात समझ में आ रही है? तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भैया पिटारे में से क्या क्या निकलता है, जिससे अपना 30 मिनट में इस पूरे चैप्टर का रिवीजन शानदार तरीके से हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अब मैग्नेट ब्रेन्स पर और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आप लोगों को बुक्स और ई बुक्स जो है वो भी अवेलेबल होगी, जिसके जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, तो देखो सबसे पहले ये तो समझ ले अपन की जो जैव प्रक्रम है। अच्छा, एक और चीज, मैं थोड़ा 4th गियर में गाड़ी चलाने वाला हूं, मतलब ये कि थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि रिवीजन तो करवाना है मुझे आप लोगों का। राइट, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड को और कुछ भी स्किप मत कीजिएगा जब भी हम बात करते हैं जैव प्रक्रम की। बात समझ में आई? तो एक ऐसा प्रक्रम, ऐसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर में जब से हमारा जन्म हुआ है से लेकर जब तक हमारी फोटो के ऊपर माला नहीं टंग जाती तब तक चलने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर, लोमड़ी, बंदर, घोड़े और गधे के अंदर, बात समझ में आ रही है, ऐसी सारी प्रक्रियाओं को हम कहते हैं भैया जैव प्रक्रम। मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं। राइट, जिसमें आता है हमें एनर्जी के लिए भोजन यानी कि पोषण प्रोवाइड करने के लिए पाचन या पोषण। हम बात करेंगे श्वसन की, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर, बात समझ में आ रही है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या करते हैं, जल बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और भैया एनर्जी देते हैं, जिससे हमारे जीवन की गाड़ी आगे चलती है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला जैव प्रक्रम पोषण है, दूसरा वाला श्वसन है। राइट, तीसरा वाला हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बहुत ही जरूरी है, उसके लिए होता है वहन तंत्र, जिसके लिए हमें एक पंप यानी कि मोटर की जरूरत पड़ती है, जैसे हम कहते हैं दिल। राइट, जो कि धड़कता है किसके लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए। बड़े ध्यान से देखिएगा। और हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की, एक ऐसा तंत्र हमारे शरीर के अंदर जो कि शरीर के अंदर जितने भी वज्र या फिर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालता है शरीर से। यदि हम हमारे शरीर की बात करें तो भैया वृक्क यानी कि जो किडनी है वो मुख्य खिलाड़ी है किसका, ध्यान से देखिएगा, उत्सर्जन तंत्र का। तो पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया और वहन तंत्र हो गया। इसको हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम, जो कि सभी सजीवों में पाया जाता है। भले ही आप बात करें पेड़ पौधों की या फिर आप बात करें इंसानों की, घोड़े, बंदर, बिल्ली बिल्ली सबकी, गधे की, हिरण की, सबकी। बात समझ में आएगी। बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा शानदार ये सवाल है और भैया पूछा ही पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन में बात हो जा रही है कि वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की आपको रचना बतानी है और क्रिया विधि बतानी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग ये कहानी है। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा पर सब कुछ दिमाग के अंदर फिट करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। राइट, बोलो यस सर। जैसा कि आप जानते हो भैया 2 किडनी यानी कि वृक्क होती है अपने शरीर के अंदर। राइट, और एक तरफ से आता है, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ से आता है क्या, यहां से आता है यूरिया वाला रक्त। बात समझ में आई? यहां से क्या आता है, यूरिया वाला रक्त आता है। यूरिया क्या है, तो अपशिष्ट है, उसको बाहर करना बहुत जरूरी है। राइट, तो यहां से आता है यूरिया वाला रक्त, इस तरीके से इधर आता है, इधर आता है। राइट, और किडनी क्या करती है, ध्यान से देखिए, किडनी जो है क्या करती है, रुको, किडनी क्या करती है, उसमें से यूरिया निकाल देती है मूत्र के फॉर्म में बाहर और ब्लड का शुद्धिकरण कर देती है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो जिस तरीके से हम वृक्कों को यहां पर बनाते हैं और इस तरीके से जो शुद्ध ब्लड है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यहां से कलेक्ट हो जाता है भैया मूत्राशय में और मूत्र मार्ग से बाहर चला जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये था भैया शॉर्ट में अपना उत्सर्जन तंत्र। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक किडनी के अंदर बहुत सारे वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं,
तकरीबन लाखों में, और प्रत्येक वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे, आ जाओ। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर दो वृक्क होते हैं, दो किडनियां होती हैं, और प्रत्येक किडनी में बहुत सारे वृक्काणु होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि किडनी की क्रियात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई। अच्छा बाबू, इन्हें हम क्या कहते हैं, किसी भी किडनी की, बात समझ में आ रही है, क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई। बात समझ में आई, होता क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक, बात समझ में आ रही है, प्रत्येक वृक्काणु जो है वो इस तरीके से दिखता है। ध्यान से देखना, यहां से जो है कौन सा, यहां से, ध्यान से देखो, यहां से जो है अशुद्ध, ठीक है, यहां से क्या आया, अशुद्ध रक्त आया। अशुद्ध रक्त क्या होता है बाबू, तो यूरिया वाला होता है। कौन सा होता है, तो यूरिया वाला रक्त होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। अशुद्ध रक्त जो है वो यूरिया वाला होता है। ठीक, अब सुनो, ये जो वृक्काणु है इसमें ये जो लंबा वाला भाग आपको यू आकार का दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं हेनले लूप, राइट। और यदि आप ध्यान से देख रहे होगे, ये कपनुमा पीले रंग की जो आपको आकृति दिख रही है, इसको हम कहते हैं बोमन संपुट। इसके अंदर पाई जाती है बहुत सारी कोशिका गुच्छ। बात समझ में आ रही है, और इंग्लिश में नाम देखो इसका क्या है, ग्लामेरुलस कोशिका गुच्छ, स्पाइन, राइट। चलो आ जाओ, चलो, तो अंदर पाई जाती है कोशिका गुच्छ। अब होता क्या है, उसको मैं जूम कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये जो अशुद्ध रक्त यहां से आ रहा है ना, ये अपने साथ साथ क्या लेकर आ रहा है, जल लेकर आ रहा है। अपनी गाड़ी थोड़ी फास्ट चलेगी आज, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये अपने साथ क्या लेकर आ रहा है भैया, जल लेकर आ रहा है, यूरिया लेकर आ रहा है, अमीनो अम्ल लेकर आ रहा है, प्रोटीन लेकर आ रहा है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व लेकर आ रहा है। बात समझ में आई, अपने को उसमें से सिर्फ यूरिया बाहर निकालना है, कुछ लवण बाहर निकालने हैं, और यूरिया और लवण को थोड़ा सा बाहर ले जाने के लिए अपने को थोड़ी जल की मात्रा है, क्योंकि जो यूरिया होता है वो ठोस होता है, तो वो तो बहेगा नहीं, तो उसको ले जाने के लिए अपने को थोड़ा सा जल भी देना पड़ेगा। बात समझ में आई, तो क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है, यहां से कायदे से यूरिया बाहर निकल जाना चाहिए था, यहां पर कायदे से कौन सी चीज बाहर निकल जानी चाहिए थी, ध्यान से देखिएगा, यूरिया बाहर निकल जाना चाहिए था। पर यूरिया के साथ साथ खनिज भी बाहर निकल जाता है, जल भी बाहर निकल जाता है, और भी बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो इन सब का पुनः अवशोषण होता है। देखो, ध्यान से देखो, लाल वाला जो है वो अशुद्ध रक्त को दर्शा रहा है, नीला, हाँ, और नीला वाला जो है वो शुद्ध रक्त को दर्शा रहा है। इसको आप वहन तंत्र के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। बात समझ में आ गई, तो ध्यान से देखिए, यहां पर यूरिया के साथ बहुत सारी जरूरी चीजों का भी फिल्ट्रेशन यानी कि निष्यंदन हो जाता है, जिनका पुनः अवशोषण करके शुद्ध रक्त से वृक्क धमनी से भेज दिया जाता है। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई। और भैया जो यूरिया था वो जल और कुछ लवण के साथ में, यूरिन के साथ में संग्राहक वाहिनी में चला जाता है, और ये जो संग्राहक वाहिनी है ये बाद में जो है मूत्राशय की तरफ गमन कर जाती है। सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ठीक, यहां पर सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ये रहा कॉन्सेप्ट, ये रहा डायग्राम, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। बढ़िया तरीके से नोट कर लो, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना, हरी अप। तो वृक्काणु में क्या क्या होगा, बोमन संपुट होगा, कोशिका गुच्छ होगा, दो अलग अलग प्रकार की जो है धमनियां होंगी, और भैया हेनले लूप होगा, और संग्राहक वाहिनी होगी। तो ये डायग्राम आपको दिमाग में फिट रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। हम चलेंगे इसके अगले पार्ट की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्रियाविधि जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखिए। वृक्क धमनी जो है ऑक्सीजनित रुधिर लाती है, जिसमें नाइट्रोजनी वज्र होते हैं, वज्रे होते हैं, मतलब कि अपशिष्ट होते हैं। मूत्र बोमन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ में फिल्टर होकर कुंडली के आकार में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में पहुंच जाता है। मूत्र में कुछ उपयोगी चीजें होती हैं जिसका भी फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिनका पुनः अवशोषण करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम बात देख लेते हैं कि भैया मूत्र में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल रह जाते हैं, जो पुनः इसका नलिकार भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद मूत्र संग्राहक वाहिनी में एकत्र हो जाता है तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश कर जाता है, जहां से मूत्राशय में चली जाती है। कौन? मूत्र। अतः प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से कैसी करती है, जोड़ती है, जिसके डायग्राम के बारे में मैंने यहां पर बात की थी। ये मूत्र वाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, और ये बने हमारे दोनों राजमा के जैसे वृक्क यानी कि किडनी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। ठीक, चलो।
तो इस तरीके से भैया ये उत्सर्जन तंत्र को अपन ने पूरा निपटा दिया थोड़ा शॉर्ट में। हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, थोड़ी बहुत आई होगी, सीधे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपना डाउट पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला ही सवाल बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। हाँ जी, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से होते हैं? मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से होते हैं? इन घटकों के क्या कार्य होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो हृदय है, क्योंकि आप जानते हो कि हम सब बहुकोशीय हैं और हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड को लेकर भी जाना है, जिसमें ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर भी आना है। तो उसके लिए अपने को जरूरत होती है एक पंप यानी कि मोटर की। बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके लिए हमें जरूरत होती है एक पंप यानी कि मोटर की, जैसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, दिल, हृदय हृदय हृदय। और दिल किसके लिए धड़कता है? तो दिल धड़कता है हमारे पूरे शरीर के लिए। बाबू सोना जादू टोना के लिए दिल नहीं धड़कता है, हमारे पूरे शरीर के लिए धड़कता है। दिल ने जहां धड़कना बंद किया, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत और विऑक्सीकृत रक्त का फ्लो ही बंद हो जाएगा, जिससे कोशिकाएं मृत हो जाएंगी और सीधे सीधे जो है फोटो के ऊपर माला टंग जाएगी। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, तो पहला जो भाग है वो क्या है? हृदय यानी कि पंप। दूसरी जो चीज है वो है रुधिर वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स, जिसमें आती है धमनियां और शिराएं। बात समझ में आ रही है? हृदय से लेकर शरीर में जो भी जाएगा उसको अपन धमनी कहेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिल से जो भी नालियां बाहर निकलेंगी, दिल से जो भी पाइप बाहर निकलेगा उसको अपन धमनी कहेंगे, और जो भी ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाएं दिल की तरफ आएंगी कहीं से भी, बात समझ में, कहीं से भी दिल की तरफ आएंगी, उसको हम शिराएं यानी कि वेन्स कहेंगे। बात समझ में? तो ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे धमनियों की और शिराओं की। धमनियां जो हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती हैं, कहां पर? पूरे शरीर के अंदर। और जो शिराएं होती हैं बाबूजी, राइट, वो विऑक्सीकृत ब्लड लेकर आती हैं, कहां से? पूरे शरीर से। कहां पर? दिल के पास। और दिल उसको कहां भेजता है फिर? फेफड़े यानी कि फुफ्फुस के बाद में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए, हरी अप, राइट। चलिए, तो दो चीजें हमने देख ली, हृदय हमने देख लिया और रुधिर वाहिकाएं हमने देख ली। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो और आगे हम बढ़ने वाले हैं, है ना जी। अब हम बात करेंगे कोशिकाओं की, केशिकाएं बेसिकली, नॉट कोशिकाएं, केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज की। धमनी बहुत छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं केशिकाएं। इसको मैं यहां से ऐसा कर देता हूं, केशिकाएं, या फिर क्या बोलेंगे? कैपिलरीज बोलेंगे। रुधिर और आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का यहां पर क्या होता है? विनिमय होता है। बात समझ में आ रही है? तो CO2 और ऑक्सीजन जब किसी कोशिका के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है, तो यहां पर इनका क्या होता है? विनिमय होता है। जल्दी से इसको नोट करो, हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरी अप। और आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजों को सीधे खोपड़ी के अंदर फिट करते हैं। यदि हम ब्लड की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो भैया एक तो है प्लाज्मा, जो कि बेसिकली माध्यम होता है, और ये किन किन चीजों को लेकर जाता है ध्यान से देखिएगा। भोजन के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इसके साथ अलग अलग प्रकार के वज्र पदार्थ यानी कि जो वेस्ट होता है वो, लवण, हार्मोन, प्रोटीन, इन सब का वहन जो है वो कौन करता है? प्लाज्मा करता है, जो कि हमारे ब्लड का लगभग 55% होता है। एक भी चीज को स्किप मत करिएगा, लगभग कितना होता है भैया? 55% होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्लाज्मा। चलो आगे बढ़ने वाले हैं, आ जाओ। फिर हम बात करते हैं किसकी? आरबीसी की बात करते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल। इसमें होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और इसी के कारण जो आरबीसी है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखती है। और आरबीसी जो है वो लगभग 45% होती है हमारे ब्लड के अंदर, जिसके कारण जो ब्लड है हमारा, जो कि एक प्रकार का उत्तक है, वो लाल दिखाई देता है। ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की। संक्रमण से लड़ने में सहायता कौन करता है भैया? डब्ल्यूबीसी करता है। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ब्लड के अंदर एज कंपेयर टू आरबीसी, पर बड़ा इंपॉर्टेंट इसका काम है। साथ में हम बात करेंगे कि भैया रुधिर का थक्का जमाने में कौन हमारी हेल्प करता है? तो वो होती है प्लेटलेट्स। और ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर दोहरा परिसंचरण तंत्र भी बनाया हुआ है, और इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि वृक्काणु वाला भाग यानी कि उत्सर्जन तंत्र और वहन वाला जो भाग है वो आपके दिमाग में फिट हो चुका है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखिएगा, मानवों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किस प्रकार से होता है? तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम भोजन करते हैं, तो जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, कुछ पोषक तत्व हमारे लिए बड़े जरूरी होते हैं। उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और इन सब का पाचन जो है वो हमारे शरीर के
पाचन तंत्र के अंदर अलग अलग जगह पर होता है। बहुत ध्यान से सुनिए कहां कहां होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे मुख से ही पाचन इसका चालू हो जाता है, लाला ग्रंथि यानी कि सिल्वरी ग्लैंड से, ठीक है। इससे निकलता है एमिलेज नामक एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? तो भैया बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जैविक उत्प्रेरक होते हैं जिनका काम होता है जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस है उनको करवाना। बात समझ में आई? चलिए, तो एमिलेज नामक जो एंजाइम होगा ये क्या करेगा, राइट, जो मंड का पाचन करता है, स्टार्च के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील माल्टोज ग्लूकोज या जो आपका फ्रक्टोजेस में बदल जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो मंड होगा, राइट, यानी कि स्टार्च होगा उसको परिवर्तित कर देगा माल्टोज में, ग्लूकोज में, इन सारी चीजों में। यदि भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में नहीं हो पाता, ध्यान से देखिए, यदि मुख में नहीं हो पाता तब इसका पाचन शुद्रांत्र की दीवारों में होता है। व्हाट इज शुद्रांत्र? तो भैया छोटी वाली जो अतड़ियां होती हैं, छोटी आंत जो होती है उसको हम लोग कहते हैं शुद्रांत्र। और इसकी दीवारों में होता है क्या? बहुत सारी ग्रंथियां जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है भैया जी, पाचन करती हैं। बहुत ध्यान से कहानी को सुनिएगा, राइट, नोट किया जाए। और सुनो, एग्जाम का टाइम आ गया है, थोड़ा सा फोर्थ गियर में आप लोग भी चलिए। जो जो चीज मैं बताते जा रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं वैसे ही बहुत फास्ट बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर आज आप 1.5x की इसमें बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि भैया अपने को पूरे एग्जाम की तैयारी करनी है। बात समझ में आई? तो यदि आपने पूरे वीडियो सब कुछ पूरा देख लिया है, आपको एकदम एक क्विक रिवीजन चाहिए पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप अपने सारे फ्रेंड्स को बता सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, इंटरेस्टिंग कहानी, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक। चलिए, हमने किसकी बात की? कार्बोहाइड्रेट की। अब हम बात किसकी करेंगे? प्रोटीन की बात करेंगे। बिना इसके जीवन की गड्डी आगे नहीं चलने वाली है। तो प्रोटीन का पाचन सबसे पहले अमाशय की भित्ति में मौजूद जठर रस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट, एंजाइम पेप्सिन द्वारा होता है। जठर रस, बात समझ में आ रही है? जो पेट में अमाशय में पाया जाता है। प्रोटीन के पाचन का सबसे पहले अमाशय की भित्ति में मौजूद जठर रस ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम पेप्सिन जो होता है, राइट, उसके कारण होता है। इसका पाचन बाद में अग्नाशय द्वारा स्त्रावित ट्रिप्सिन द्वारा भी होता है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दो ऐसे एंजाइम हैं जो कि आपके भैया प्रोटीन का पाचन करते हैं। इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बात करेंगे वसा के पाचन के बारे में। पित्त लवण यानी कि जो पित्ताशय से निकलने वाले लवण है वो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं, जिसके कारण एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वसा का जो है इमल्सीकरण होने के कारण पाचन हो जाता है। किसके कारण? तो भैया अग्नाशयी रस में विद्यमान लाइपेज के कारण। तो ध्यान से देखिए, लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जिसके कारण जो वसा है उसका क्या होता है, ध्यान से देखिए, पाचन होता है। तीनों चीजों का पाचन हो गया है, एनर्जी अपने को मिल गई है। इंटरेस्टिंग कहानी है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, नोट कर लो, ठीक। चलो, मस्त वाली ये बात है ना। आ जाओ, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग। हमको सीधे बात करनी किसके बारे में? दिल, हृदय के बारे में, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि मानव हृदय का एक काठ दृश्य खींचना है, उस पर महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा और निलय अंकित करना है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुना रहा हूं, सुनो। जो दिल में बना रहा हूं ऐसा आपने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ समझने के लिए बनाते हैं, राइट। ध्यान से देखना बेटा, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये दो भाग मैंने बना दिए, बोलो यस सर, ठीक। और ये दो भाग मैंने बना दिए, बोलो यस सर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा लिखूंगा, बहुत समय लगेगा, अपने को जल्दी से रिवाइज करना है। सुनो, जो लाल वाला भाग है वो उसके अंदर जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन है। जो नीला वाला भाग है उसके अंदर जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। लाल वाले में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अब सुनो, ऊपर वाले अलिंद होते हैं, बोलो यस सर। नीचे वाले निलय होते हैं, बोलो यस सर। क्लियर? ऊपर वाले अलिंद, नीचे वाले निलय। इधर वाला दाया, इधर वाला बाया। तो ये हो गया दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अब सुनो, क्या होता है कि पूरे शरीर से, ध्यान से देखिएगा, पूरे शरीर से जो ब्लड आता है, पूरे शरीर से जो ब्लड आता है। अच्छा, एक और चीज, धमनियां दिल से बाहर निकलती हैं, शिराएं दिल के अंदर आती हैं। धमनियां दिल से बाहर निकलती हैं, शिराएं जो हैं वो दिल के अंदर आती हैं। बात समझ में आ रही है? तो भैया यहां पर है शरीर, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका की मैं बात कर रहा हूं। तो शरीर से जो महाशिरा होगी, लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनना, शरीर से महाशिरा जो है वो यहां पर
कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आएगी और उसके बाद उसको भैया, ठीक है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े की तरफ जाने वाली धमनी, फुफ्फुस धमनी जो है वो उसको फेफड़े की तरफ लेकर जाएगी। कहां लेकर जाएगी? ध्यान से देखो, फेफड़े की तरफ लेकर जाएगी। बात समझ में आ रही है? फेफड़े में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होगा कूपिकाओं यानी कि एल्वियोलीज के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, राइट। और इसके बाद एंट्री होगी किसकी? तो फुफ्फुस। फेफड़े के आसपास वाली जो कुपिक नलियां हैं उनको अपन फुफ्फुस से दर्शाते हैं, शरीर में जाने वाली को महा, ठीक है। तो ये फुफ्फुस क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, फुफ्फुस शिरा होगी, ठीक है। और ये क्या होगी? तो ध्यान से देखिएगा भैया, फुफ्फुस धमनी होगी। धमनी बाहर निकलती है, शिरा अंदर आती है, राइट। उसी तरीके से ये क्या होगी? महाशिरा होगी। और जो शरीर के अंदर ऑक्सीकृत ब्लड को लेकर जा रही है ये हो जाएगी महाधमनी। बात समझ में आई? खेल खत्म। अब देख लो वो चीज यहां पर बनी हुई है। बात समझ में आ गई? पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक। अब सवाल पैदा होता है कि मानव में रक्त का दोहरा संचरण क्यों जरूरी है? क्योंकि इतने बड़े शरीर में यदि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला ब्लड आपस में मिल गया, बात समझ में आ रही है, तो सीधे फोटो के ऊपर माला टंगने वाली है। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर 2 बार जो हार्ट है आपका, ठीक है, ये जो हार्ट है 4 चैम्बर वाला, इसमें 2 बार ब्लड आता है और 2 बार ब्लड बाहर चला जाता है। इसका मतलब ये कि 2 बार ब्लड आ रहा है, 2 बार बाहर जा रहा है। हम इसको क्या बोलेंगे? दोहरा परिसंचरण बोलेंगे, क्योंकि परिसंचरण कितनी बार हो रहा है? 2 बार। लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट। पक्का? चलो आ जाओ, रगड़ते हैं। ध्यान से देख लो, क्योंकि ऑक्सीजनिक ब्लड जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, फेफड़ों से हृदय में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वो हृदय से वापस फेफड़ों में आता है। यहां पर दोनों को मिलने से रोकने के लिए, हमें एक दोहरे परिसंचरण तंत्र की जरूरत है। ध्यान से पीछे जो लिखा है उसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको लेकर चल रहा हूं अगले एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हरी अप, ठीक है। और इसके कारण हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी कैसा होता है? बढ़िया तरीके से एकदम कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन जो है इसके बारे में आपको लिखना है। जैसा कि आप जानते हो कि प्रत्येक कोशिका को जिंदा रहने के लिए श्वसन की जरूरत है। और श्वसन का मतलब क्या होता है कि भैया ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है, राइट, तो बदले में अपने को ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में। बात समझ में आ रही है? अब ये 2 तरीके से होता है, वायु की उपस्थिति में और वायु की अनुपस्थिति में। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहां पर जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि भैया जो श्वसन है वो हमारे अंदर वायवीय ही है, हमारे अंदर अवायवीय भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है बाबूजी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हरी अप। आगे बढ़ेंगे, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद जो रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल रहेगा। अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल रहेगा। अवायवीय में या तो लैक्टिक अम्ल रहेगा जो कि हमारे शरीर के अंदर बनता है, ठीक है, कोशिका द्रव में, या फिर एथेनॉल रहेगा। या ठीक क्या रहेगा? एथेनॉल रहेगा, जो कि यीस्ट के अंदर बनता है जब उसके अंदर अवायवीय श्वसन होता है तब। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत ऊर्जा निकलती है, लगभग 38 एटीपी के रूप में। और भैया यहां पर जो है कम ऊर्जा निकलती है, तो ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी, ठीक है। यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे कि हम सब आ गए, पेड़ पौधे आ गए। यह जो है निम्न जीवधारियों में पाई जाती है। यह कहां पर होती है? तो ध्यान से देखिएगा, यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यह सिर्फ जो है कोशिका द्रव में होती है, और मानव के अंदर ये पेशी कोशिकाओं में होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं, खत्म खेल। चलो पूरा चैप्टर रख लेंगे, ठीक है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या क्या हैं? तो ध्यान से देखिएगा भैया, 2 ही तरीके हैं, वायवीय और अवायवीय। आप जानते हो कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी देती है, जिसके कारण जीवन की गड्डी आगे चलती है, राइट। अब ध्यान से देखो, ग्लूकोज सबसे पहले पाइरुवेट में हो जाता है, बोलो यस सर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो नीचे वाला भाग है ये वायवीय है, ऊपर वाला जो भाग है वो कैसा है? अवायवीय है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यीस्ट में अवायवीय श्वसन होगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे, हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के अणु मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों अवायवीय, सबसे नीचे वाला जो है वो वायवीय है। स्क्रीनशॉट लिया जाए, बढ़ रहे हैं आगे, हरिया, स्क्रीनशॉट लिया जाए।
कुछ बच्चों को लग रहा होगा मेरी स्पीड ज्यादा है, पर मुझे भैया 30 मिनट के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ आपके दिमाग के अंदर फिट करने हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक, चलो हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। अरे रगड़ेंगे भाई इस बार जो है आपका जो रिजल्ट होगा, आप कौन से बोर्ड से हैं, आप कौन सी क्लास, मतलब 10th क्लास में ही है, आप कौन से बोर्ड से हैं, कहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे टॉपर चाहिए, बात खत्म। चलिए हम बात करेंगे उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। तो पादपों में भी उत्सर्जन तंत्र होता है, बोलो यस सर। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मिलता है तथा CO2 में यानी कि श्वसन जो है उसके दौरान CO2 जो है ये उत्पाद के रूप में मिलता है। इनको हम रंध्रों द्वारा निष्कासित कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो उत्सर्जी पदार्थ होगा, बोलो यस सर, वो बाहर निकाल देते हैं रंध्रों से। पौधे जब श्वसन करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए ऑक्सीजन और CO2 को रंध्र से बाहर निकालते हैं। अतिरिक्त जल जो होता है पेड़ पौधों के अंदर, और ऐसा नहीं है अपन ने सारे टॉपिक्स बढ़िया से पढ़े बबुआ, राइट, बोलो यस सर। अतिरिक्त जल जो होगा किसी भी पेड़ पौधे के अंदर उसको हम, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकाल देते हैं पेड़ पौधे। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा, जो निष्क्रिय पत्तियां होती हैं वो समय समय पर गिर जाती हैं। तो निष्क्रिय पत्तियां कैसी होती है, पहले हरी होती है, फिर पीली होती है, फिर गिर जाती है। तो जो पीली पत्तियां होती हैं बेसिकली वो उत्सर्जी पदार्थ है किसी भी पादप के लिए। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, नोट किया जाए। ठीक, 3 चीजें गिरा चुके हैं पौधे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो रेजिन या गोंद के रूप में उत्सर्जन पदार्थ निकाल देते हैं बाहर। तो गोंद क्या है, तो एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है किसी भी पौधे का। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं, एज वेल एज बहुत से पादप अपशिष्ट कोशिकीय रिक्तिका में संचित भी रहते हैं। तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका, बीच के जो गैप बना होता है अलग अलग कोशिकाओं के बीच में, वहां पर भी स्टोर रहते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट। चलिए अगला जो सवाल है वो हमारा इंतजार कर रहा है कि भैया पादप में जल और खनिज लवण का जो वहन है वो बेसिकली कैसे होता है। आप जानते हो इस बात को भली भांति कि जल और खनिज जो है ये लाकर कौन लेता है, जाइलम। और बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, जाइलम जो है वो जल और खनिज लेकर आता है जड़ों के माध्यम से, राइट, जमीन के अंदर से। अरे बाबा, कौन सा अलंकार है मुझे ये नहीं पता, पर ज जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जाइलम जो है जल और खनिज लेकर आता है जड़ों की हेल्प से जमीन के अंदर से। बात समझ में आई? तो वही तो सवाल है। तो वहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। ध्यान से ये पूरे स्टेप्स को पढ़ लो, आपको एक ही बार में कनेक्ट हो जाएगा, ट्रस्ट में। जल्दी से नोट करो, चलो हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। बहुत मजेदार कहानी है। हो गया, डन, ठीक है। चलिए, तो मुख्यतः यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, जाइलम के बारे में बात हो रही है। एक जाइलम और उसका कौन, मौसी का बेटा कौन है जाइलम का, बताओ, जिसका काम होता है भोजन को पूरे पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करना। अरे फ्लोएम यार, जिसके बारे में अपन ने खूब पढ़ा हुआ है ना। चलो बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की, जिसमें हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र, जिसमें आहार नाल का एक आरेख हमको खींचना है। उसमें अपने को मुख, ग्रसिका, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय के बारे में बताना है। और यह भी बताना है कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, परंतु यह पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। राइट, ध्यान से देखिएगा। आ जाओ, ये रहा, क्या क्या बनाना था, मुख, ग्रसिका, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय। अरे रगड़ देंगे। हाँ जी, मुख, ग्रसिका, अमाशय, ठीक है। अमाशय के पड़ोस में यहां पर ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यकृत यानी कि लीवर, यकृत यानी कि लीवर, राइट। उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा पित्ताशय, देखो देखो नीचे गए, फिर यहां पर होगा अग्नाशय, जिसे हम लोग पैंक्रिया कहते हैं। ये हो गई भैया छोटी और लंबी आंत, यहां पर हो गई बड़ी आंत। स्क्रीनशॉट लिया जाए और इसके बारे में पूरी बात अपन डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, नोट किया जाए, पक्का। चलो आगे बढ़ेंगे। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, परंतु यह पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह दो काम करता है। पहला, वसा के इमल्सीकरण, जिससे वसा का पाचन क्या हो जाए, सरल हो जाए। दूसरी बात, भोजन के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए।
क्या है, जब पेट से भोजन पास होता है ना, तो आप जानते हो कि जठर रस में HCl होता है, वो अम्लीय माध्यम बना देता है। तो उसको क्षारीय करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पित्त की जरूरत होती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो पक्का बोलो यस सर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। हरियप, चलिए शानदार ये क्वेश्चन है, आपने नोट कर लिया होगा। देखो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, राइट, इसमें क्या होता है? देखो भैया इंटरेस्टिंग कहानी, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, तो इसका मतलब होता है भोजन बनाना। पौधे इसमें अपना भोजन बनाते हैं, तो इसका मतलब होता है भैया भोजन को बनाना। पर यदि हम बात करेंगे श्वसन की, तो इसका मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, भोजन से, बात समझ में आई, भोजन से ऊर्जा बाहर निकालना, ऊर्जा प्राप्त करना। खाना काहे खाते हैं भैया हम? काहे हम सब लोग खाना खाते हैं? क्योंकि हमें चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो खेल बिगड़ जाएगा बाबू जिंदगी का, राइट। चलो, तो हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो भोजन से ऊर्जा कैसे मिलती है? श्वसन के माध्यम से। ठीक है, और भोजन की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, तो मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। चलो, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, भोजन बनाना इस प्रकाश संश्लेषण, और श्वसन का मतलब होता है भोजन से क्या प्राप्त करना? ध्यान से देखोगे, ऊर्जा। ठीक है, भोजन जैसे ग्लूकोज का अकार्बनिक रूप CO2 H2O में विखंडन होना तथा ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, प्रकाश संश्लेषण जैसा कि लिखा हुआ है, रोशनी, प्रकाश, किरण की उपस्थिति में ही होगा, तीनों एक ही है। ठीक है, तथा ऑक्सीजन इसका उत्पाद होगा। ऑक्सीजन इसका उत्पाद होगा, जिसको फिर हम लोग ग्रहण करते हैं वातावरण से, राइट। इसमें प्रकाश की उपस्थिति जरूरी नहीं है, परंतु वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए। तो सीधी बात ये, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। बोलो यस सर। ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकलती है। बोलो यस सर। और बाबू यहां पर जो ऑक्सीजन है वो अंदर चाहिए पेड़ पौधों को। तो हमारे जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी श्वसन करते हैं। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लिया जाए, हरी अप। ठीक है, चलो और आगे हम बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे तीसरे डिफरेंस की। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक चाहिए ही चाहिए, और श्वसन जो है ये कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। तो वो क्लोरोप्लास्ट में और ये माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है स्टूडेंट्स। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन सीधे 30 मिनट में आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करूं। जो जिनका पहले से बढ़िया पढ़वल कर रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। जिनका पहली बार है, थोड़ा सा टाइम निकालो, वन शॉट रिवीजन देख लो इस चैप्टर का, आपको भी बढ़िया से आज की जो क्लास है वो समझ में आ जाएगी। और सुनो, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और सारे विषय के आपको ऐसे ही 30 मिनट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मिलने वाले हैं आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। सीधे जाइए गूगल पे, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा जहां पर आपको मिलने वाली है CBSE के लिए नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाएं, सभी विषय बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बुक्स और ई-बुक्स भी एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब खाइए, खूब मस्ती कीजिए, खूब तगड़ा अपना कॉन्सेप्ट रखिए, ताकि एग्जाम में जो है मजा आ जाए। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइब तो एक ही बार करना है, और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।